वो हमारी ही पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी है पूरी, तो कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगी 3 दिन से यहाँ हूँ। जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ हूँ वो बाढ़ है। बाढ़ में हर जगह गई हूँ, नाव से गई हूँ क्योंकि गांव के गांव कट गए हैं। पिछले 12 साल से ये समस्याएं हैं, कटाव की समस्या पिछले 12 साल से है और नीतीश जी पिछले 12 साल से हैं। तो ये पूछने की अब ज़रूरत है, IPL मैच खेलने से काम तो चलेगा नहीं, तो ये पूछने की ज़रूरत है कि जो लोगों के घर चले गए क्या उन्होंने पिछले 12 साल में ज़मीन दी। ये पूछने की भी ज़रूरत है कि जो कट रहे हैं उसके लिए उन्होंने पहले से किसी भी तरीके की निगरानी, किसी भी तरीके की बंदोबस्तगी की। कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा। जो लोगों के घर अचानक से कट गए हैं उनके पास कोई आश्रय स्थल नहीं है। अगर वो स्कूल में भी जाके रह रहे हैं तो स्कूल के जो रसोई घर हैं वो भी बंद हैं। लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। उनके साथ वो किस तरीके से रहते हैं उसी पानी में चल के देख के आए हैं। यही मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से आपसे आज बात कर रहे हैं। बिहार की बदहाली में किसका हाथ है? एक सवाल है, अभी अनुपम सुमन जी ने कहा जैसा कि आप भागलपुर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाती हैं, कहाँ उठाती हैं ये नहीं बताया गया। आपके द्वारा पिछले दिनों ट्वीट किया गया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चाहिए और आप भी बखूबी जान रहे हैं कि पूर्णिया अगर एयरपोर्ट हो जाता है तो भागलपुर में एयरपोर्ट कभी नहीं शुरू हो सकता। देखिए, दुनिया बहुत आगे निकल रही है। ये बिहार जो हम बातें कर रहे हैं उतने वक्त से वो आपकी और हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सब जो बातें हैं कि पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट होगा तो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। तो नज़दीक में नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता है मैडम मसला ये है कि पूर्णिया या भागलपुर नहीं, मसला है कि आपने भागलपुर के लिए ट्वीट करने या पूर्णिया के लिए आपने मुझे भी बोलने दें और फिर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले दिन से, जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस मैनिफेस्टो है, आपसे अनुरोध है कि वो मैनिफेस्टो भी एक बार पढ़ लीजिए, हमारे वेबसाइट पे भी है। उस मैनिफेस्टो में साफ साफ बहुत अच्छे से लिखा है कि हमें कहाँ कहाँ एयरपोर्ट लगाने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे उसके आसपास कुछ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों और जहाँ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उत्पन्न करने की संभावना होती है वहाँ पे एयरपोर्ट होना ही होता है। नंबर 1 बनाना कोई जुमला तो नहीं है। नंबर 1 कैसे बनेगा? पूरे बिहार को अगर आगे करना है, अगर उद्योग लगाने हैं तो उद्योग लगाने के साथ साथ एयरपोर्ट भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगेंगे। एयरपोर्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का इकोसिस्टम है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ जो उद्योग लगाने से पहले करनी पड़ेगी वो है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा ताकि लोग आएँ और वहाँ पे उद्योग लगाएं। तो जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा उद्योग लगाने। जहाँ पे बाढ़ आएगा वहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं आएंगे उद्योग लगाने। और जब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं होगी, बाकी सिर्फ जुमलेबाजी है जो सभी लोग कर रहे हैं और करते रहे। पहले दिन से ये सरकार के लिए सरकार को अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई नीति आपके पास, क्योंकि ये आपदा हर साल आता है और आज आप जो है लगभग तमाम बिहार के दौरे पर हैं, आप आज भागलपुर में, क्या कोई ऐसी नीति है जो आपके बाढ़ जैसी आपदा से बचाव हो सके? मैंने पूरी दुनिया की नीतियाँ पढ़ी हैं और इसी वजह से पढ़ी और सीखी है ताकि बिहार की जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो सके। इसके लिए तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ही यहाँ, भले ही मेरी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके वक्त में ये निर्णय लिया गया था कि रिवर इंटरलिंकिंग होगा, रिवर इंटरलिंकिंग करना था। उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में सूखा आता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया में। अब समुद्रों के बीच से लोगों ने ट्रेन निकाली है और ये आज तक पिछले 75 साल में रिवर इंटरलिंकिंग नहीं कर पाए। वो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाना पड़ेगा। जो कैनाल सिस्टम है जो अंग्रेजों के वक्त बना था, उसके बाद उसको देखा भी नहीं गया है, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी ताकि उससे एग्रीकल्चर को भी फायदा पहुंचे। और एक तरफ उत्तरी बिहार में एग्रीकल्चर जो कि विश्व की सबसे प्रोडक्टिव लैंड है हमारी, ये सब जुमले नहीं है, ये सब एविडेंस बेस्ड बात है। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाने में ये ध्यान रखना पड़ेगा
कि जो सबसे प्रोडक्टिव लैंड है, जहाँ पे पानी की वजह से खेती का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे उतनी ही पानी कैसे पहुँचे कि नुकसान ना हो, और नीचे जहाँ पे नुकसान इस वजह से हो रहा है कि पानी पहुँचती ही नहीं है, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी कैसे पहुँचा। यही नीति बनानी पड़ेगी, तभी ये बाढ़ का समस्या ठीक होगा, नहीं तो तब तक हम ऐसे ही पूरे देश में सबसे पीछे रहेंगे। आपका पूरा परिवार 40 वर्ष से 15 किलोमीटर दूर है बिशनपुर। नहीं, मेरा घर बिशनपुर नहीं है, मेरे पिताजी का घर बिशनपुर है। मेरा घर दरभंगा है, दरभंगा में ही मैं पैदा हुई हूँ, दरभंगा में ही मैं बड़ी हुई हूँ। सवाल पूरा होने दीजिए। आपके गांव में भी बाढ़ की स्थिति है, लगभग 100 घर डूब गए हैं, आप उनके बारे में प्रश्न क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप भागलपुर देखने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ही गांव डूबा हुआ है, सब जो घर हैं वो डूबे हुए हैं। बिल्कुल डूबा हुआ है। 12 प्रखंड और अब मैं भी आपको बोलती हूँ, 12 प्रखंड और 6 लाख की आबादी हम सभी लोग जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एज मीडिया कर्मी मुझसे बात करें, ठीक है, और मैं बिल्कुल सच के साथ आपको सारे जवाब दूंगी, वो भी सुने। बिल्कुल डूबे हैं, और मैं उनके लिए तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास करने का कोई पद होगा। इसीलिए राजनीति की जाती है, इसलिए लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। मैं अभी जो कर सकती हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, मेरे पास वो पावर्स नहीं है, और ना ही कोई जमा किया हुआ कोई काला धन है या किडनैपिंग का जमा किया हुआ कोई पैसा है जो लोगों में बांट दो। राजनीति करने का पूरी दुनिया में यही तरीका होता है कि आप क्या करेंगे वो आप लोगों के सामने रखते हैं, और लोग जब आपको चुनते हैं तो वहाँ बैठ के आप नीति बनाते हैं, और अगर आप वहाँ नहीं बैठते तो जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको एक सूचना देती हूँ, मेरा घर तो बिशनपुर है नहीं, मेरा गाँव है, मेरा घर दरभंगा है। मेरे दरभंगा के उस गली में 2 लोग रहते हैं जो जदयू के हैं, और मेरा पूरा गली खुद डूबा हुआ है। तो यही प्रश्न तो मैं भी पूछ रही जो आप पूछ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ किसी भी शहर में, चाहे वो पटना हो, दरभंगा हो और भागलपुर हो, और मैं सिर्फ दरभंगा की नहीं हूँ, मैं पूरे बिहार की हूँ, बिहार में किसी भी शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो क्या इनमें काबिलियत नहीं थी ड्रेनेज सिस्टम बनाने की, या इनकी नीयत नहीं थी ड्रेनेज सिस्टम बनाने की? जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा तब तक जल जमाव होगा, जल जमाव से पानी आएगा, वो बनाना पड़ेगा।